हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। अरे ये कौन सा नया रूल आ गया? अभी तक तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा था, ये मास भी कंजर्व होता है ये तो पता ही नहीं था। देखो मास भी कंजर्व होता है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो इक्वल रहता है। इट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेम ही है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मास है। बट इसका यूज क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम इसको यूज, क्यों पढ़ ही क्यों रहे हैं? इसका आंसर अभी आपको 2 मिनट में मिलने वाला है। देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था Mg प्लस O2 मिलके क्या बना रहे थे, MgO। अब इसमें क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन से पहले प्रेजेंट थे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये लॉ ये कहता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है Cl2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू HCl, ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। देखो Cl2 रिएक्टेंट है, H2 भी क्या है, रिएक्टेंट है। इन दोनों ही रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं रिएक्शन से पहले, ठीक है। क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2। हाइड्रोजन में कितने हैं, 2। अब आप देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कहां कितना है, 1। यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इस इक्वेशन में होल्ड नहीं कर रहा, बट ये तो लॉ है, ये तो करना ही चाहिए। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन से पहले प्रेजेंट थे उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द केमिकल इक्वेशन एक्सप्रेस्ड, अभी तक हमने जो भी केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या कहलाती है, स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स इन फॉर्मूला such that the number of atoms of different elements towards the side of the reactant is not equal to the number of atoms of the product is called skeletal और unbalanced equation। यानी कि ये जो इक्वेशन है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं या फिर अनबैलेंस्ड तो है ही, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन से पहले प्रेजेंट थे उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट होने चाहिए थे, बट वो नहीं है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन आप देखो, जैसे N2 प्लस H2 मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 अमोनिया। ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन नाइट्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, देखो अगर N2 प्लस हम हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दे, 3H2, तो अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, ट्वाइस ऑफ NH3। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें देखो काउंट करके देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन के रिएक्शन से पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे। हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, टोटल 6। अब आउटपुट में देखते हैं जो प्रोडक्ट बना है उसका क्या हाल है। उसमें देखो 2N2, यानी कि नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। यानी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे बिफोर रिएक्शन उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आफ्टर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों अब तक हम काफी सारी इंफॉर्मेशन समझ चुके हैं, है ना। तो अब हम समझेंगे जो हमारी जो स्केलेटल इक्वेशन आई है उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। अब हम सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। देखो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन मींस मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब होता है उसके दोनों साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको इक्वल करना। ओके, अब
अब इसकी स्टेप्स क्या होती है? स्टेप नंबर 1, राइटिंग डाउन द केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्मेट। यानी कि जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन हो रही है उसको सबसे पहले हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, जो वर्ड इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? मीथेन। अब सेकेंड स्टेप क्या होती है? इसी का जो वर्ड इक्वेशन होती है, इस वर्ड इक्वेशन को हम उसकी केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारी वर्ड इक्वेशन थी कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना रहे थे मीथेन, तो अब हम लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे। कार्बन का होता है C, हाइड्रोजन का हो जाता है H2 और मीथेन हो जाता है CH4। ठीक है, तो ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन आ गई अनबैलेंस्ड। अभी ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन से पहले हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के बाद नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन, दैट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखो, थर्ड नंबर ऑफ स्टेप क्या होती है? जितने भी इक्वेशन में जितने फॉर्मूला होते हैं हम उसको एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसके आगे हम कुछ नंबर्स लिखेंगे तो वो नंबर्स इन फॉर्मूला में मिक्स नहीं हो जाए और ये जितने भी फॉर्मूला है वो सेपरेट रहे, इसलिए हम उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो हम इसको इस तरह से बॉक्सेस में बंद कर देंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन को। ठीक है, नंबर 4 स्टेप क्या होती है हमारी कि हम सभी भी जितने भी एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उन सभी को की लिस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। तो पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी वर्ड इक्वेशन, दैट इज कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बना रहे हैं। अब इसके सिंबल्स क्या होते हैं? कार्बन का C, फिर हाइड्रोजन का H2 और मीथेन का हो गया CH4। ठीक है, तो अब इस टेबल में 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है एलिमेंट, एक होता है नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड, यानी कि एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्वेशन में? एक तो है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। तो एलिमेंट्स की रो में हम लिख देते हैं एलिमेंट्स, इट इज कार्बन। अब इस कार्बन का देखो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, दैट इज 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और कितने इसमें राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है यानी कि प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, दैट इज 1। तो हमने 1 लिख दिया। सेकेंड एलिमेंट हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है रिएक्टेंट्स में, दैट इज 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन प्रोडक्ट, दैट इज 4। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 4। अब इस इक्वेशन, इस पूरी टेबल को देख के ही हमें पता चल रहा है कि जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी? नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे स्टार्ट करनी है। बैलेंसिंग स्टार्ट हम उस फॉर्मूले से करते हैं जो सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन बन के मीथेन बना रहे हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है C प्लस H2 CH4। अब यहाँ पे बिगेस्ट फॉर्मूला कौन सा है? CH4। तो हम CH4 को ले लेते हैं। अब CH4 में आप देखो कार्बन कितना है? 1। CH4 में देखो कार्बन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो अब हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। तो अगर ये 1 है तो कार्बन भी रिएक्टेंट में कितना है? 1, बट हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है? 2। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 4। तो उस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। और भी लंबी बड़ी इक्वेशन होती है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फिर इसको बैलेंस इसी तरह से करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड से। और जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से बैलेंस करते जाते हैं। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है कि जो फिर फाइनली हम इसको, जो हमारे पास इक्वेशन आती है बैलेंस होकर, एक बार हम उसको फाइनली क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम टेबल बनाते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं और काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन रिएक्टेंट्स और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट के इन प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? कार्बन। इसके कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है? हाइड्रोजन। इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? देखो H2, पहले 2 थे, अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए? 4। यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? 4। और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन
प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो 4, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। As the number of atom of each element is same on both sides of the arrow, the equation can be said a balanced equation. जब सारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, उस टाइम पे हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको खुद से होमवर्क में सॉल्व करना है। देखो, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, मीथेन का कंबशन हो रहा है इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले तो आपको लिखना है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, और उसके बाद आपको इसको बैलेंस करना है। तो इट इज योर होमवर्क, ओके। और जो भी आपका आंसर आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और यू एंजॉयड द लेक्चर। ऐसे ही और लेक्चर्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ई-सरल के चैनल को। अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हैं विद फुल विजुअलाइजेशन एंड एनिमेशंस, तो डाउनलोड कीजिए ई-सरल ऐप। यहाँ पर आपको फुल लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के विद फुल एनिमेशन एंड विजुअलाइजेशन। इसके साथ साथ आपको हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए शीट्स मिलेंगी। उस शीट्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे। प्लस आपको मिलेंगे टेस्ट सॉल्व करने के लिए। इन टेस्ट में एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं जो हर एक चैप्टर के एंड में होते हैं, और इसके अलावा रिव्यू टेस्ट होते हैं जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपको ई-सरल में मिलती है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल और डाउट सॉल्विंग। ई-सरल में आपको 3 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। जो सबसे पहले आपको एक प्रोवाइड कराते हैं हम पर्सनल मेंटर। जो आपका पर्सनल मेंटर होता है उसका फोन नंबर भी आपके पास होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का कोई इशू आप फेस कर रहे हो, तो आप उससे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। एक आपके होते हैं प्रोग्रेस मेंटर, जो कि रेगुलरली आपको कॉल करके आपसे फॉलोअप लेते रहते हैं आपकी स्टडी का, आपके टेस्ट का। और इसके अलावा आपके बहुत सारे मेंटरशिप के सेशन भी होते हैं यहाँ पर। डाउट सॉल्विंग भी हम प्रोवाइड कराते हैं, 4 लेयर की डाउट सॉल्विंग। फर्स्ट लेवल पे आपको शीट के सारे वीडियो सोल्यूशंस दिए जाते हैं। सेकंड, आपके पास डाउट सॉल्वर नाम का एक ऐप में कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, जिसका आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आ जाता है। इसके अलावा आपकी होती है लाइव डाउट क्लासेस, और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता, डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कराया जाता है टीचर्स के साथ। अभी ई-सरल ने लॉन्च किया है क्लास 10th के लिए चैम्प कोर्स, जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन इसके साथ आपको मिलेगा ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी वर्क किया जाएगा, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी वर्क किया जाएगा, और आपके संस्कार पे भी वर्क किया जाएगा। सो डाउनलोड द ई-सरल ऐप। थैंक यू।